नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। अमेरिका, इजराइल, ईरान, भयानक युद्ध दुनिया के सामने, माफ कीजिएगा, भयानक युद्ध दुनिया के सामने खड़ा हो गया है। अमेरिका इजराइल ने जैसे ही ईरान पर हमला किया, उसके बाद ईरान ने जवाबी हमला किया और भयानक मिसाइल अटैक किया। जितने भी अमेरिकी मिशन थे तमाम देशों में आसपास के, उन सब को उसने निशाना बनाया और एक बड़े विश्व युद्ध जैसा संकट दुनिया के सामने खड़ा हो गया है। क्या होगा आगे और क्या इसका आर्थिक जगत पर असर पड़ेगा, इसको जानने के लिए आज हम नीरज वाजपेयी जी से एक बार फिर बातचीत करेंगे, क्योंकि नीरज जी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक विषयों पर और आर्थिक मामलों पर बेहद गहरी पकड़ रखते हैं। और नीरज जी अपने एन शो के जरिए तो आपको अक्सर जानकारियां देते ही रहते हैं, लेकिन हम हमारे अनुरोध पर दास स्वतंत्र के दर्शकों के लिए भी वो समय समय पर हमारे बीच मौजूद रहते हैं। नीरज भाई, बहुत बहुत स्वागत है दास स्वतंत्र पर। जी सर, नमस्कार। और द स्वतंत्र के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। नीरज भाई, बहुत बड़ा संकट ये तो खड़ा हो गया है। जिस युद्ध को टालने की बात की जा रही थी, बातचीत चल रही थी, कोई ब्रेक थ्रू नहीं निकला और रमजान के दिनों में युद्ध शुरू हो गया और कहा जा रहा है कम से कम 4 दिन तो ये चलेगा। अभी 4 दिन की समय सीमा बांधी गई है, तो स्थितियां बहुत खराब दिखाई दे रही हैं। विक्रांत भाई, 4 दिन से ज्यादा चल सकता है ये युद्ध। हम्म। क्योंकि जिस तरह की तैयारियां हैं, जिस जिस पैमाने पर अब ये युद्ध छिड़ गया है, वो ऐसा लगता नहीं कि 4 दिन में सिमट पाएगा। एक ही कंडीशन है कि वो जल्दी खत्म होगा कि अगर सुप्रीम लीडर जो है ईरान के खमनेई जी, अगर उनका रिप्लेसमेंट हो गया, उनको उन्होंने आ, हटा दिया किसी भी तरीके से, तो ये संभव है। अगर नहीं हटाया तो फिर ये 4 दिन में खत्म नहीं होगा। और ये युद्ध तो होना ही था। मतलब ये बातचीत जो हो रही थी अमेरिका के बीच में और इसराइल के बीच में, उनका कोई अर्थ नहीं था। हम्म। आप इससे अंदाजा लगाइए कि अगर अमेरिका अपने 3 बड़े युद्धपोत हम्म। खाड़ी में खड़ा कर दे, अब्राहम लिंकन तक को खड़ा कर दे, हम्म। बहुत सारे उनके फाइटर प्लेन्स जितने भी खाड़ी बेसिस में वहां पे आ जाए, पाकिस्तान के बेस में उनकी खाड़ी में सारे जहाज आ गए, फाइटर प्लेन्स आ गए, और पूरी खाड़ी में उनके सील, नेवी सील्स और पूरे फुट सोल्जर्स आ चुके हैं। तो इतना बड़ा डिप्लॉयमेंट जब हो जाता है तो फिर ये मान लेना चाहिए कि युद्ध तो होना है, केवल समय कब होगा ये तय होना है। तो ये बात हमने अपने शो में लगातार पिछले 1 महीने से करा दी, युद्ध तो तय है, हम्म। केवल वक्त का इंतजार है। कुछ लोग कहते 31 जनवरी को भी हो सकता है, लेकिन 31 जनवरी को नहीं हुआ, 28 फरवरी को हुआ। जबकि सोमवार को जिनेवा में शेड्यूल्ड बातचीत है, लेकिन वो हाँ। बातचीत का कोई मतलब नहीं है। तो दोनों पक्ष अपनी अपनी तैयारी में लगे थे, क्योंकि अमेरिका को भी ये बात मालूम है कि ये युद्ध एक दिन में खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि वेनेजुएला नहीं है। हम्म। ईरान एक ताकत तो है, उसने काउंटर अटैक कर दी और पूरे खाड़ी को लपेट लिया उसने। पूरी खड़ी। अब दुबई के जुमेरा इलाके में बड़े बड़े होटलों में हमले हो रहे हैं, 10-12 कंट्रीज में हमले हो रहे हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है, बड़ा युद्ध है, इसको बहुत छोटा नहीं मानना चाहिए। और अगर वो खमनेई को 2-4 दिन में नहीं ट्रैक डाउन कर पाए तो फिर ये लंबा खींचेगा और बहुत विध्वंसक होगा। बहुत सारी ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं जिससे चिंता बढ़ रही पूरी दुनिया की। तो आपका एक सवाल था कि ये क्या विश्व युद्ध हो सकता है क्या? बीच में आपने कमेंट्री में ये शब्द यूज किया। हाँ। इसकी संभावना मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं इसलिए कहूंगा नहीं होगा, हम्म। लेकिन असंभव कुछ नहीं है, क्योंकि केवल 2 देशों के एंट्री की जरूरत है। चीन या रूस की तरफ से जरा सी भी एंट्री हुई तो गेम पूरा पलट जाएगा। लेकिन लगता नहीं ऐसा कि वो लोग, रशिया ऑलरेडी एक युद्ध में उलझा हुआ है और चीन इन सब पचड़ों में पड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसको असली लड़ाई यूएस से लड़नी है। तो विश्व युद्ध की संभावना नहीं लगती, लेकिन एक मिनी विश्व युद्ध चल ही रहा है खाड़ी में। अगर 10-12 देश आपस में उलझ गए हैं तो एक इस टाइप का सिचुएशन तो बन गया है, और ये बहुत इसके खराब परिणाम आएंगे पूरी दुनिया के लिए। किस उन्हीं खराब परिणामों के बारे में थोड़ा जानना चाह रहा था नीरज भाई, क्योंकि खास तौर पर अगर हम भारत के मुतल्लिक बात करें, भारत में तो बाजारों की, मार्केट की स्थिति वैसे ही बहुत बेहाल थी और शुक्रवार को भी हमने देखा कि एकदम गिरावट जारी रही। तो इसका तो बड़ा असर भारतीय बाजार में भी देखने को मिलेगा जब सोमवार को बाजार खुलेगा। विक्रांत भाई, सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया के बाजारों में इसका असर देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तैयारी के साथ ये युद्ध लड़ा जा रहा है उसके परिणाम होंगे। और ईरान की पहचान किस बात से है? वो
दुनिया का ऑयल एंड गैस का एक हाँ। लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री है। हम्म। तो ईरान पे अगर आप हमला कर रहे हैं तो ऑयल सप्लाई डिसरप्ट होगी। हालांकि इस समय सैंक्शन लगे हुए हैं, लेकिन अपना वो तेल बेचता है चीन को, हम्म। नॉर्थ कोरिया को, इधर बेलारूस को। तो तमाम वो कंट्रीज खरीदती हैं जो अमेरिका के दुश्मन है, तो उनको ये तेल बेच रहे हैं। अब सोचिए कि अगर वो तेल भी रुक गया, क्योंकि जब सप्लाई डिसरप्ट होगी तो वो तेल भी नहीं आएगा, तो कंजम्पशन तो उतना ही रहेगा, तो सप्लाई डिसरप्शन का असर आपको कच्चे तेल में दिखेगा। हम्म। दूसरा, एक हॉर्मुज स्ट्रेट का बड़ा नाम सुनते होंगे आप। हम्म। ये ईरान के बगल से एक हाँ। पैसेज है समंदर का, जहां से तेल निकलता है, हाँ। तेल के शिप्स निकलते हैं, वही वीएलसीसी निकलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि उसको बंद कर दिया है ईरान ने, हम्म। वीएलसीसी का रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि उस पर कंट्रोल ईरान का ही ज्यादा है। अगर वो बंद हो गया तो सोचिए ऑयल सप्लाई कितनी डिसरप्ट होगी। हम्म। तो कच्चे तेल में अगर कोई तेजी या उबाल आता है तो इसका असर पूरी दुनिया पे पड़ेगा, पहली चीज। हम्म। दूसरी चीज कि अगर पूरा खाड़ी क्षेत्र इस युद्ध में लग गया है, अब काम धंधा छोड़ के दुबई, आबू धाबी, हाँ। ओमान, कतर सब इसी में लग गए हैं, सऊदी अरब तक में हमले हो रहे हैं। हाँ। तो पूरे पूरे खाड़ी में, मतलब पूरा मिडिल ईस्ट अगर वर्ल्ड में लगा हुआ है इस वॉर में, तो सिर्फ ऑयल ही नहीं, बहुत सारी इकोनॉमीज को असर पड़ेगा। हम्म। थोड़ी देर पहले जो वर्ल्ड की एक बड़ी एजेंसी है रेटिंग की, मूडीज, मूडीज ने कहा है कि इस वॉर की वजह से डाउनग्रेड के खतरे बन गए बहुत सारे देशों के लिए। तो इकोनॉमी पे भी असर पड़ेगा, मार्केट पे भी असर पड़ेगा, और शेयर मार्केट खास तौर पे सोमवार को बहुत वायलेंट रिएक्शन दे सकते हैं, इंडिया और यूएस के दोनों, या और भी देशों के। एशियन मार्केट में भी आप देखेंगे काफी उतार चढ़ाव, उथल पुथल मचेगी, क्योंकि कच्चा तेल आज भी बहुत सारी इकोनॉमीज के लिए एक लाइफलाइन है। उसके बिना इकोनॉमी चल नहीं सकती। अगर कच्चे तेल का प्राइस 5, 10, 20 डॉलर उछल गया, अब आप देखिए $72 पे वो खड़ा हुआ था, बिल्कुल। बातचीत चल रही थी कि अमेरिका से बातचीत हो रही है, विदेश मंत्री कुछ कह रहे हैं कि समझौता हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन क्रूड ₹1 नीचे नहीं आ रहा था। हम्म। वो $72 के ऊपर ही खड़ा हुआ था, और जब मार्केट क्लोज हुआ है तो इस समय का प्राइस भी $72.5 है। हम्म। तो इसका मतलब किसी न किसी को ये अंदाजा था कि वॉर होने वाला है, इसलिए प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ गए थे। वेनेजुएला के समय वो $59 पे गया था, आज वो $72 पे खड़ा, मतलब 20-30% की रैली तो हो चुकी है। अब अगर यहां से भी वो 85-90 की रैली करता है, तो आप सोचिए क्या होगा, भारत पे कितना असर पड़ेगा। हम तो $60 के हिसाब से मैनेज करके चल रहे थे, लेकिन अगर एकदम से 80, 85, $90 जाएगा, और 100 भी जा सकता है, ये भी मान लीजिए आप। अगर ये वॉर जल्दी नहीं रुका तो क्रूड का प्राइस कुछ भी हो सकता है। तो उससे बहुत बड़ा असर पड़ेगा इकोनॉमी पे भी और मार्केट पे भी, और ना सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया में भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा वॉर है। आपको याद होगा जब रशिया ने उसके साथ किया था, वेनेजुएला के, इसके यूक्रेन के साथ, तो कुछ समय के लिए पूरे वर्ल्ड के मार्केट पे इसका इंपैक्ट आया था। हाँ। तो नीजर रिएक्शन तो होना ही है, उसके बाद फिर वो रिकवरी होगी, लेकिन नीजर रिएक्शन होगा। तो और ये तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि खाड़ी के जो देश है, यूएई और सऊदी अरब, जो आपस में बात नहीं करते, दोनों के शीर्ष नेतृत्व में बातचीत की है, यानी बड़े चिंतित तो वो हैं कि अगर ये युद्ध आगे बढ़ा तो स्थिति इन सब की बड़ी खराब हो जाएगी, इन सभी देशों की। बिल्कुल होगी, क्योंकि देखिए, इस थोड़ा सा युद्ध में समझिए क्या है। जब जी। ये वॉर शुरू हुआ 10, 10:30 बजे सुबह आज, तो उसके थोड़ी देर बाद ट्रंप ने एक स्पीच दी, हम्म। इस वॉर के बारे में उन्होंने संबोधित किया। उसमें दो बातें सबसे इंपॉर्टेंट थी। हम्म। एक, उन्होंने ये कहा कि हम ईरान को आजादी दिलाएंगे और लोगों को इसके लिए अब तैयार होना चाहिए। और दूसरा, उन्होंने ये कहा कि ईरान को किसी भी हालत में न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। हम्म। अब इन दो का मतलब क्या है? अगर आप कह रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे, इसका मतलब उसके जितने भी एनरिचमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं, हम्म। जितने उसके न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह बनने, वो सब आप डिस्ट्रॉय करेंगे। हम्म। तो ये तभी संभव है जब आप फुल वॉर में जाएंगे और एकदम नस्ता नबूद करेंगे। हम्म। तो यानी बड़े वॉर की तैयारी यूएस ने कर रखी है। हम्म। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि हम ईरान को आजादी दिलाएंगे। भाई किससे आजादी दिलाएंगे हाँ। आप? ईरान तो बिल्कुल। स्वतंत्र देश है। हाँ। आजादी दिलाएंगे खamenei से, सुप्रीम लीडर्स के, यानी रिजीम चेंज। हाँ। वो जो पहलवी जी जो एग्जाइल में है इस समय, वो तो अपने ट्विटर पे लिख भी रहे हैं। हाँ। तो रिजीम चेंज और पूरी तरीके से न्यूक्लियर का खात्मा बिना हुए ये युद्ध रुकेगा नहीं। हम्म। तो जब
जब अटैकर का फंडा क्लियर है तो ये वॉर बड़ा है, क्योंकि अमेरिका ने हर वो चीज यहाँ पे यूज की है जो एक फुल वॉर में यूज की जाती है। और आप उसका परिणाम देखिए कितनी बुरी तरीके से डिस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है। तो इसलिए वॉर की गंभीरता आप देखिए, ये इतना मतलब छोटा मोटा वॉर नहीं था। ये जैसे आपको याद होगा लास्ट ईयर उन्होंने जनवरी में ऐसा ही किया था, एक छोटा सा अटैक, उसके बाद खत्म हो गया था वो। तो उसकी वजह से अब ये लगता है कि ईरान ने भी पिछले एक साल में जो टाइम बाई किया है, तैयारी करी है उसने। अभी वो केवल अपनी, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया उनके कमांडर ने कि अभी तो हम पुरानी वाली मिसाइल चला रहे हाँ हैं, बिल्कुल। जो 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 बहुत पुराना अभी स्टॉक तो था, बहुत कुछ अभी तो देखना हमने वो बाकी शुरू है। नहीं की जो नया हाँ माल है मेरा। हाँ। ठीक है, प्लस ड्रोन स्ट्राइक अभी नहीं किए। ड्रोन और मिसाइल ईरान की ताकत है, ताकत है। तो अभी इन्होंने ड्रोन भी शुरू नहीं किया है। तो इतना आसान नहीं। देखिए खमनेई के लिए एक ये इज्जत प्रेस्टीज की बात है। खमनेई अपने रहते ये संभव नहीं है कि वो देश छोड़ के भाग जाए या वो हार मान ले, वो संभव नहीं, उनका रिजीम खत्म हो जाए। तो जब रिजीम खत्म ही होना है तो लड़के क्यों ना खत्म हो, ये बात दिख रही। तो इसलिए वॉर बहुत सीरियस हो चुका है। नीरज भाई, सोने और चांदी पर भी इसका भयानक असर पड़ेगा। वो भी कहा जा रहा है कि बड़ी तेजी से भाग सकते हैं 5200 और 9293 पर चांदी। तो अब तो सोमवार को जब खुलेगा तो उस पर भी बड़ी भयानक तेजी रहेगी, क्योंकि सोने और चांदी को तो युद्ध जो है, जैसे उसकी भयानक दोस्ती है उनके साथ। बेशक सोने में, चांदी में, कॉपर में, हम्म। नॉन फेरस के जो और मेटल्स हैं उनमें इसका असर आएगा। और सोना तो जाना ही जाता है जियो पॉलिटिक्स और महंगाई के लिए। जब भी महंगाई बढ़ेगी तो सोना भागेगा, और जब भी जियो पॉलिटिकल युद्ध होंगे तो सोना भागेगा। तो अब सोना देखिए पिछले कुछ दिनों में उसने अपने आप को कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ टिका लिया है। हाँ और चांदी तो पिछले 8-10 दिन में देखिए $92 तक चली गई है। हाँ तो अब ये जो, अब चूंकि इस समय बंद है बाजार, तो मतलब देखिए टाइमिंग वॉर की देखिए कि जब हाँ मार्केट बंद हो गए तो वॉर शुरू हुआ। हाँ। तो अब कल रविवार शाम 7 बजे तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, वहां से फिर वो एक बहुत तेज रैली आपको गोल्ड सिल्वर में भी देखने को मिलेगी और दूसरे मेटल्स में भी देखने को मिलेगी, क्रूड के साथ साथ। तो मेटल और क्रूड में तो तेजी रहेगी, ये बात बिल्कुल सही है। तो सोना अपनी वो फिर रफ्तार हासिल करने की कोशिश करेगा। अभी आपने नोटिस किया होगा कि हाल फिलहाल में कई सारे ब्रोकरेज हाउस ने $6200 की टारगेट दिए हैं गोल्ड में, कि हाँ इसी साल वो $6200 हो सकता है। हाँ वेल्स फार्गो ने दिए हैं, उसमें गोल्डमैन सैक्स वगैरह के भी आए हैं। तो गोल्ड, अब गोल्ड के लिए तो रीजन बनी गए, वॉर चल रहा है। हाँ। अच्छा वॉर मान लीजिए, एक सिनेरियो ये भी है कि जब ये वॉर खत्म होगा, एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेते हैं कि वॉर खत्म हुआ इस कंडीशन पे कि खमनेई का रिजीम चेंज हो गया, तो जो नया बंदा बैठेगा, पहलवी बैठे या कोई और बैठे, जो भी जिसको भी सत्ता मिलेगी, उसके सामने अलग तरह की नई चुनौतियां खड़ी होंगी। ऑयल का डीरेगुलेशन हो जाएगा, वहां पे जो सैंक्शंस लगे हैं वो हटेंगे, बिल्कुल वेनेजुएला सी सिचुएशन बनेगी। तो ऑयल मार्केट में फिर उथल पुथल बनेगी। तो अपने जो दर्शक हैं स्वतंत्र के या बाकी जो लोग सुन रहे हैं उनको मैं बता दूं कि क्रूड में एक बहुत शार्प जंप जो आएगा वो सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि वॉर 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने कभी तो खत्म होगा ना। ये यूक्रेन जैसा वॉर नहीं है कि सालों साल चलेगा, ये बहुत प्रिसाइज है। ये खत्म होगा, इसका एक टाइम होगा, वो महीने 2 महीने ज्यादा नहीं हो सकता। उसके बाद क्रूड में तेज गिरावट आएगी, क्योंकि ईरान का जो ऑयल है वो पूरी तरीके से फ्री होगा और पूरे वर्ल्ड में फिर वो फ्लो होगा। अभी तो वो सैंक्शन में नहीं आता है। तो कच्चे तेल में जो नरमी आएगी ना उसका बहुत फायदा होगा, लेकिन शुरू में तो ये चढ़ेगा ही। अभी तो पहले ये चढ़ेगा, और जैसे ही युद्ध खत्म होने की बात शुरू होगी उसी दिन क्रूड में कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन गोल्ड कोलैप्स नहीं होगा, हाँ। गोल्ड सिल्वर में कोलैप्स नहीं होगा, उसकी कहानी अलग है। लेकिन अच्छा, क्रूड की कहानी अलग, क्योंकि वो गिरेगा। थोड़ा सा वो भी समझाइए, वो क्यों नहीं होगा। हाँ, गोल्ड और सिल्वर क्यों नहीं गिरेगा? हाँ क्योंकि गोल्ड और सिल्वर एक फैक्टर पे नहीं टिका हुआ है। हाँ पहले समझिए क्रूड क्यों गिरेगा। हाँ। क्रूड ऑयल जो है एक पॉलिटिकल कमोडिटी है। हम्म। बाजार में भाव तय होते हैं डिमांड और सप्लाई पे। हाँ तो हम लोग हमेशा कहते हैं कंज्यूमर इज किंग। हाँ ग्राहकी है तभी भाव बढ़ेगा, ग्राहकी नहीं तो भाव गिरेगा। हाँ लेकिन कच्चे तेल में इसका उल्टा है, हाँ। इसमें सेलर तय करता भाव क्या होगा, हम्म। क्योंकि ये पॉलिटिकल कमोडिटी है।
इसका भाव ओपेक तय करता है कि हाँ। मैं कितने पे बेचूंगा, और आपकी गरज है, आपको लेना ही पड़ेगा। हाँ। तो इसलिए जब रिस्ट्रिक्टिव प्राइस टूटता है तो सप्लाई बढ़ जाती है। हम्म। तो ईरान का जो तेल है अभी वो एक ही दो देश खरीदते हैं, और वो फुल कैपेसिटी में निकलता भी नहीं है। हाँ। लेकिन जैसे ही रिजीम चेंज होगा हाँ। तो सैंक्शन हटेंगे यूएस के, तो भारत भी खरीदेगा। अभी हम नहीं लेते ईरान से तेल, भारत भी खरीदेगा, यूरोप भी खरीदेगा, अमेरिका में भी जाएगा, और नए एक्सप्लोरेशन होंगे। यूएस में, ईरान बहुत बड़ा तेल भंडार है, हाँ। गैस का बहुत बड़ा भंडार है। हाँ। तो वो जब फ्लो मार्केट में आएगा तो प्राइस गिरेंगे, क्योंकि ट्रम्प हाँ। ये चाहते हैं हम्म। कि प्राइस गिरे। हाँ। अमेरिका सबसे बड़ा एनर्जी प्राइस का डिसाइडर है। हम्म। ये गलतफहमी है हम लोगों को कि ओपेक तय करता है ऑयल की प्राइस। ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए आप। है। वो केवल पेपर और टेक्निकल तौर पे हमको ऐसा लगता है कि ओपेक प्राइस तय करता है। दरअसल अमेरिका दुनिया में तय करता है कि ऑयल किस भाव पे बिकेगा, वही फैसले ओपेक लेता है। अमेरिका को सस्ती एनर्जी चाहिए क्योंकि वो इन्फ्लेशन नहीं चाहते। हाँ। तो ऑयल प्राइसेस को नीचे रखना अमेरिका के फेवर में है। हाँ। इसीलिए आप देखेंगे कि ऑयल के प्राइसेस नीचे रखे जाएंगे। हम्म। तो इसलिए क्रूड ऑयल की जो कहानी पूरी वो पॉलिटिकल है, और हाँ। इसको सेलर तय करता किस भाव पे गिरेगा। हाँ। लेकिन गोल्ड और सिल्वर पूरी दुनिया के पास है। हम्म। उसमें खाड़ी वाले नहीं कि हाँ। खाली 10-50 देशों के पास तेल है। हाँ। सोना पूरी दुनिया में हर देश के पास रखा है, हम्म। और कुछ उसके जो प्रोड्यूसर है वो पूरी दुनिया को बेच रहे हैं। हम्म। तो वहां पे गोल्ड प्राइस इसलिए नहीं गिरता क्योंकि उसकी डिमांड सप्लाई का मैच बायर तय करता है। हाँ। वहां सेलर नहीं तय कर रहा है, वहां यहाँ बायर प्राइस तय कर रहा है। अगर सेंट्रल बैंकर्स खरीद रहे हैं कुछ सोना तो हाँ। दाम बढ़ेगा। वहां पे सेलर के हाथ में प्राइसिंग नहीं, यहाँ पे बायर के हाथ में प्राइसिंग है। हाँ। उधर सेलर के हाथ में प्राइसिंग है। तो हाँ। बेसिक डिफरेंस है वो सोने और क्रूड में। तो हाँ। इसलिए सोने का भाव गिरेगा नहीं, हाँ। सोने का भाव और चढ़ेगा बल्कि। हाँ। क्योंकि हर देश को ये लगेगा कि यार कभी भी अमेरिका अपनी दादागिरी करके हमारे यहाँ युद्ध कर सकता है। हाँ। तो अंत में हमारे पास सोना ही तो एक है जो हमारी हमको मजबूती देगा, हमारी करेंसी को मजबूती देगा, हमारे रिजर्व को मजबूती देगा। हम्म। रूस का सोना, जब रूस का जो बॉन्ड जब्त कर लिया था उन्होंने, हाँ। तो उसके बाद से सोने में सब लोग अपना बॉन्ड कन्वर्ट करने लगे। सब अपना बॉन्ड बेच के यूएस का सोना खरीद रहे हैं। हम्म। तो इसलिए सोने में गिरावट नहीं आएगी। सोना यहां से युद्ध के कारण भी ऊपर जाएगा, युद्ध के बाद और ऊपर जाएगा। हाँ। तो गोल्ड और सिल्वर की कहानी अलग है, क्रूड की कहानी अलग है। एक का भाव बायर तय करता है, एक का भाव सेलर तय करता नीरज भाई, आपसे जब मैं बातचीत कर रहा था इससे कुछ ही देर पहले, मैं ट्विटर को ऐसे ही देख रहा था, तो एक किसी आदमी ने लिखा ट्विटर पे कि मैं आज गोल्ड खरीदने गया था, तो मैंने ज्वेलर से, बुलियन मर्चेंट से पूछा क्या भाव है। उसने कहा 1.62। बोला कि तब तक उसने अपने लड़के को कहा चाय वाय मंगवाइए। चाय आई और एकदम से वो बोला बायर, नहीं नहीं नहीं, 1.62, अमेरिका युद्ध हो गया है। तो इस तरीके, यानी कि केवल खबर आई और उसने उस पर 6,000 रुपये बढ़ा दिए। उसने ट्विटर पर किसी ने लिखा है, हो सकता है उसके साथ सच में ऐसा हुआ हो। तो आज क्योंकि शनिवार इतवार जो जहां पर भी बाजार खुलते होंगे वहां पर तो दाम युद्ध की खबर के साथ ही बढ़ा दिए गए होंगे लोकल बाजारों में। लेकिन अब सोमवार को जब भाव खुलेगा तो इसका मतलब उस पर सीधा बड़ा असर देखने को मिलेगा। है। असर मिलेगा। अभी चांदी का भाव क्या चल रहा है? हम्म। 280 के, दो हाँ। 60-62 के आसपास होगा ना। हाँ। हाँ। अब आपने कहा, मैं तो अपना एग्जांपल बता देता हूँ। हाँ। अभी आपके इस शो से पहले हाँ। मैं अपनी बिल्डिंग के नीचे गया तो यहाँ पे आसपास ज्वेलर्स की बहुत दुकानें हैं, और बहुत सारे ज्वेलर्स हमारी बिल्डिंग में रहते हैं। हाँ। वो लोग इसी बिल्डिंग में रहते हैं, उनके आसपास दुकानें हैं। हाँ। तो मैं किसी एक के पास ऐसे मिलने चला गया जो कि ज्वेलर है। तो मैंने पूछा कि मुझे एक चांदी का गिलास बनवाना है, हाँ। कितने का बनेगा? तो उसने बोला कम से कम 200-300 ग्राम का बनवाओ। हमने कहा मजबूत हो, मतलब हाँ। टूटे उटे ना। हमने कहा अच्छा चलो 200 ग्राम का अगर बनाओ कितने बनेगा? बोला 60,000 का। हाँ। अरे मैंने कहा कौन सा भाव लगा रहा हूँ? हाँ। बोला 30,000 रुपए 100 ग्राम के हिसाब से। हाँ। सीधा तो 3 लाख अब हो आप गया। सोचे, अब मतलब ये 1 घंटे पहले की बात मैं बता रहा हूँ। तो हाँ। उसने 3 लाख कर दिया, उसको पता है युद्ध हो रहा है। तो हाँ। उसने सीधे बोल दिया मुझे कि 60,000 में बनेगा 200। हमने कहा भाई 60,000 का गिलास एक, हाँ। मतलब मैं तो 5 के 200 ग्राम 4-5 का। साल तक खरीदता रहूंगा तो नहीं टूटेंगे। तो सोचिए आपकी सिल्वर की प्राइसेस ऑलरेडी हाँ। ज्वेलर्स ने बढ़ा दी है वहां पे। तो नीरज भाई, अब क्या किया जाए, लोग क्या करें? हमारे दर्शक तो बड़े मध्यम वर्ग
और हमारे जैसे लोग हैं जो सोचते हैं कि आप लोग आएंगे कुछ बताएंगे कि क्या किया जाए। तो अब सोना चांदी फिर से वही रेस शुरू हो जाएगी जो हम जनवरी में देख रहे थे, 29 जनवरी तक जो बनी थी, और 121 तक पहुंच गया था चांदी, और सोने के दाम भी बहुत तेजी से भागे थे। अब एक बार फिर वही रेस शुरू हो जाएगी। देखिए, सोने में और चांदी में जो इस युद्ध के कारण अपसर्ज आएगा, मूवमेंट आएगा, हम्म। उसमें आपको बाई नहीं करना चाहिए। हम्म। क्योंकि जब वॉर रुकेगा तो वो फिर वो जितना एक्सेस करेक्शन होता है ना, जो सट्टेबाजी वाला करेक्शन, वो हाँ। फ्रॉथ होता है, वो नीचे आएगा। हम्म। लास्ट टाइम $5600 गया था सोना, और हाँ। $121 पे चांदी थी। हाँ। तो चांदी ने अपना करेक्शन पूरा कर लिया, टाइम करेक्शन होता रहा, अब 90 के आसपास चल रहा है। मान लीजिए युद्ध के कारण 100, 110, 115 चली गई। हाँ। तो मेरी सलाह ये है कि इस समय गोल्ड और सिल्वर आपको नहीं खरीदना चाहिए। हम्म। कभी भी किसी इवेंट के आसपास आप खरीदोगे ना तो रिस्क होता है। हाँ। नॉर्मल हो जाए, युद्ध उद्ध खत्म हो जाए, जब नॉर्मलाइज हो जाए तो आप सोना खरीदिए। और हम्म। सोना खरीदने का, चांदी नहीं, सोना खरीदने का कोई टाइम नहीं है। हम्म। जब पैसे हो तब खरीदिए आप। हम्म। क्योंकि सोना उसी तरीके की हाँ। एक कमोडिटी है जो ऊपर जाता है। चांदी में आपको थोड़ा टाइम देखना चाहिए कि हाँ। इस समय बढ़ा हुआ तो मत खरीदिए। हाँ। तो ये तो सलाह है निवेशकों के लिए कि सोने और चांदी में क्या करें। तो अभी आप युद्ध की वजह से दुकान पे जाके बिल्कुल कुछ हाँ। पूछना ही नहीं है आपको, साइड में बैठिए आप। हाँ। और जो ट्रेडिंग कर रहे हैं एमसीएक्स में, मेरा उनसे निवेदन है कि एक दो दिन ट्रेडिंग ना करें तो बेहतर है। क्योंकि बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होगी और वो बड़े टिकट साइज में होती है, तो आपका बहुत पैसा लग जाएगा। हम्म। रही बात शेयर मार्केट वालों की, हाँ। तो उसमें मेरी सलाह यह है कि कम से कम 2-3 दिन, जब तक ये वॉर इंटेंसिफाई हो रहा है, हाँ। पीक आउट की तरफ जब तक नहीं पहुंच रहा है, तब तक आप ना तो अपना कोई पुराना स्टॉक बेचिए हाँ। और ना ही कोई खरीदिए। हम्म। क्यों ऐसा है कि आप हमेशा पैनिक में कोई चीज सेल कर देते हैं। हाँ। अरे मार्केट बहुत गिर रहा है, हाँ। चलो बेच देते हैं यार, और गिर जाएगा। तो आप अपनी अच्छी क्वालिटी के स्टॉक गलती से बेच देते हो और फिर दोबारा ले नहीं पाएंगे आप। हम्म। तो पैनिक में अपनी घर की कोई बढ़िया क्वालिटी के स्टॉक को मत बेचिएगा, कुछ हाँ। मत करिएगा। और आपको ऐसा कुछ लोग बताने वाले मिल जाएंगे, देखिए युद्ध हो रहा, डिफेंस के शेयर बहुत चलेंगे, हाँ, ये तेल तो वाले शेयर बहुत चलेंगे, हाँ। तो खरीद लीजिए। आप वहां फंस जाएंगे। तो ना तो फोमो में खरीदना है हाँ। और ना पैनिक में बेचना है। हम्म। अगले हफ्ते 2-3 दिन शांति से बैठिए, योगा योगा करिए और बाजार को देखिए और स्वतंत्र को देखिए। हाँ। युद्ध कैसे बदल रहा है, तेल और तेल की धार को थोड़ा समझिए। हाँ। जरूरी नहीं कि रोज कूद के कुछ करना है। हाँ। थोड़ा 1-2 दिन थामिए। जब थोड़ा नॉर्मलाइज होने लगे, आपको लगे कि हाँ ठीक है, तब आप वैल्यू बाइंग करिएगा। अगर मार्केट बहुत नीचे गिरता है मान लीजिए और सस्टेन कर जाता है, हाँ। देखिए युद्ध के समय विक्रांत भाई, आपने तो भी बहुत युद्ध कवर किए होंगे, कारगिल से लेके हाँ। आज तक के। हमेशा वॉर के शुरुआती दिनों में मार्केट गिरता है, उसके बाद चलने लगता है। हाँ। तो आपको वो शुरू के दिनों को खाली मैनेज करना होता है, उसके बाद आप अपनी वैल्यू बाइंग कर सकते हैं। हम्म। लेकिन शुरू में एकदम मत कूद जाइएगा, क्योंकि वॉर कितना इंटेंसिफाई हो सकता है ये हमको पता नहीं होता है। बिल्कुल तो सही दो बात। चार दिन में वो अंदाजा लगता है कि हाँ अब ये किस रुख में जा रहा है। हाँ। वहां पे आप वैल्यू बाइंग करिएगा, लेकिन 1-2 दिन अभी शांति से बैठिए। नीरज भाई, एक मेरा अंतिम सवाल आपसे, क्योंकि अब हमने देखा था कि 29 जनवरी के बाद जब सोने के चांदी के दाम 64 डॉलर के करीब आ गए थे, उसके बाद चांदी भी बहुत मजबूती के साथ धीरे 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 आगे बढ़ रही थी। और जो पिछली बार अक्टूबर से जनवरी की चाल थी वो सीधी एकदम ऊपर की तरफ थी, बड़ी खतरनाक थी, कहा जाता था बहुत उठापटक होगी। अब जो उसकी चाल थी बड़ी मजबूत चल रही थी। लेकिन और ये कहा जा रहा था कि इस साल के अंत तक 100 डॉलर और 6300 या 6600 सोना पहुंच सकता है। लेकिन ट्रम्प साहब तो क्या किया जाए उनका, वो तो कभी भी वो अगर ठान लें तो ऐसा लग रहा है कि मार्च के पहले हफ्ते में ही जो साल के अंत की बात की जा रही है वहां तक पहुंचा सकते हैं। तो अब तो सब कुछ ट्रम्प साहब पे ही निर्भर होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि इस समय मतलब ये कड़वा सच है। हम्म। अच्छा है बुरा है वो अलग डिस्कशन है, लेकिन सच यही है कि इस समय दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे ट्रम्प ही है। हम्म। टैरिफ लगाना, टैरिफ हटाना, युद्ध हाँ। करना, धमकी देना, मतलब वो एकदम फुल फ्लेजेड, जैसे गुंडे की लैंग्वेज होती है हाँ। कि वो चौधरी वाली की, जो मैं कहूंगा वही सत्य, मतलब वो है ना कि जो हम कहें वही सही है, मतलब मेरा वचन ही मेरा शासन है, कि हाँ। उन्होंने जो कह दिया उसको बस मान लो, बहस मत करो। ये परिस्थिति पूरी दुनिया के लिए अच्छी नहीं है। हम्म। ये एक वर्ल्ड डेमोक्रेटिक सेटअप में बहुत ही खराब चीज है कि
एक व्यक्ति या एक देश दुनिया की राय तय कर रहा है। तो अब इसमें क्या है, सारे देश भी पता नहीं क्यों नहीं इसका विरोध करते हैं। अब आप देखिए सबसे बड़ी बात विडंबना की कि टैरिफ को उसने पूरी दुनिया पे लागू करा दिया, हाँ। और हर आदमी, हर देश बढ़ बढ़ के उसके साथ नेगोशिएट कर रहा था। हाँ। हर आदमी उसके साथ, हम $500 बिलियन आपके यहाँ निवेश करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, सबने माना। मैं ये मानता हूं कि यूएस एक बहुत बड़ी ताकत है, उससे आप इंडिविजुअली पंगा नहीं ले सकते, लेकिन कलेक्टिवली पंगा जरूर लिया जा हाँ, सकता था। बिल्कुल सही बात है। लेकिन यही यही होता ना कि एका भी नहीं है देशों में, हाँ, वो कहना सब अलग अलग, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। हाँ। सब अपनी अपनी राग में चल रहे हैं, तो सब झेल रहे हैं। लेकिन मिल के अगर इस बात को काउंटर करते तो शायद तस्वीर बदलती। तो अब एक उस ताकत के सामने किसी की हैसियत नहीं कुछ बोले, तो उसका परिणाम आपके सामने है। अब ईरान को आपने कर दिया, वेनेजुएला को कर दिया, क्यूबा का नंबर 60 में लगा हुआ है, ग्रीनलैंड उसके बाद लगा हुआ है। मतलब बिल्कुल जैसे ना एकदम रैंपेज चल रहा है, एकदम कोई रोकने वाला नहीं है। तो तकलीफ तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल सही बात। नीरज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और दर्शकों से, सुनने वालों से, सभी से अनुरोध कि इस समय बहुत ही सावधान होकर अपना निवेश कीजिएगा, और अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से जरूर सलाह लीजिए, क्योंकि बहुत ही उठापटक का समय रहने वाला है। और नीरज भाई ने जिस तरह की आपको सलाह दी है कि किसी भी खतरे से, फोमो फैक्टर से, या फिर किसी भी तरह के पैनिक में आकर किसी तरह की खरीद बिक्री ना करें, इस सावधान रहें, अपने निवेश को सुरक्षित रखें। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज भाई हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर।